जी बच्चे स्क्रीन शो हो गई है? यस जी सर। सर। यस सर। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। क्लियर हो गया? यहीं से हमने करना है ना। अच्छा जी। फैक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल, the electron will all fit into the lower energy set। ये हमने पहले पढ़ा कि अब हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं D1 D2 और D3 सिस्टम कि फर्स्ट अब आपके पास चूंकि ये तीनों आपके जो लोअर स्टेट वाले यानी कि T2G वाले ऑर्बिटल हैं ये आपके डीजनरेट हैं, ये दो आपके EG वाले जो हैं ये डीजनरेट हैं। तो सबसे पहले आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो T2G सेट के अंदर वो जाएगा, फिर अगर उसके बाद दूसरा आता है तो वो भी T2G के अंदर जाएगा, तीसरा आएगा तो वो भी T2G के अंदर आएगा। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा? ठीक हो गया। दिस नेट एनर्जी डिक्रीज इज नाउन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि इनके दरमियान में जो एनर्जी है ना, यानी कि जो डेल्टा है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। For a D1 system, the ground state corresponds to the configuration T2G1, यानी कि उसमें आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है, क्लियर है कि T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाना है आपका D1 सिस्टम के अंदर, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। With respect to the brace center, there is a stabilization energy of -0.4 delta naught. This is the so-called crystal field stabilization energy. क्लियर हो गया? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब आपका यहाँ पे आता है तो उसकी ब्रेस सेंटर से एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी है? -0.4 डेल्टा नॉट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ आ गई? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नीचे की तरफ आपकी जो वैल्यू है -0.4 डेल्टा नॉट है और इन केस ऑफ डी क्यू वो -4 होगा। जी क्लास क्लियर हो गया? यस सर। अब आते हैं जी, फॉर अ D2 आयन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज D2 T2G2 एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी ये है। यानी कि एक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी थी? -0.4 डेल्टा नॉट, और दो के लिए कितनी आ जाएगी? -0.4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। एंड अ D3 आयन T2G3 has a crystal field stabilization energy। आपने क्या किया कि -0.4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? फॉर अ D4 आयन टू अरेंजमेंट आर अवेलेबल। हमने ये पढ़ी है कि हाई स्पिन के अंदर क्या होगा कि आपका EG के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चले जाए इनका इन केस ऑफ D4, और आपका लो स्पिन के केस के अंदर चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो T2G के अंदर आ जाएंगे। एक जगह पे दो और बाकी दो जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। The four electron may occupy the T2G set with the configuration T2G4, ये लो स्पिन का केस है। may singly occupy 4 d ऑर्बिटल, यानी कि T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन इज मोर एनर्जेटिकली फेवर। मोर एनर्जेटिकली फेवर मतलब depending on the ligand strength. If the octahedral crystal field splitting is smaller than the pairing energy, then the fourth electron will occupy the higher orbital। मतलब कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाई स्पिन का केस आ जाएगा। If the pairing energy is less than the crystal field splitting, then it is energetically preferred for the fourth electron to occupy the lower orbital। मतलब कि ये आपका कहाँ पे आ जाएगा? लो स्पिन का केस, और ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये ऊपर वाला हाई स्पिन का केस। क्लियर होगी? ये बात समझ आ गई? The two situation are shown in following figure। ये आप देखें कि लो स्पिन के अंदर आपका यहाँ पे एक पेयरिंग है, हाई स्पिन के अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये D4 का सिस्टम है आपका।
The result having the greater number of unpaired electron is called the high spin या weak field. Weak field ligand होगा यहाँ पे situation, and that having the lesser number of unpaired electron is called the lower spin or strong field situation. Configuration T2G4 ये वाली जो आपकी correspond to a lower spin arrangement, और ये जो T2G3 EG1 आपकी कौन सी होगी, हाई स्पिन की. क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो बताएं. सर The preferred situation is that with the lower energy and depend on whether it is energetically preferable to pair the fourth electron or promote it to the EG level. यानी कि इस बात का ये मतलब है कि आपका वही सिस्टम प्रेफर किया जाएगा जिसमें आपकी एनर्जी जो है लोअर होगी. लोअर अंडरस्टूड है कि जब आपकी लोअर एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. जब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये नहीं हमने देखना कि वो हाई स्पिन वाला है या लो स्पिन वाला है, हमने ये देखना है कि कहाँ पे जाके आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा, कहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा. जी बच्चे क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर. टू टर्म कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, ये मैंने आपको जो पी पढ़ाया था, विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन इन डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल इनटू द स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल. ये हमने कहा था कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को जो पेयर करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या पेयरिंग एनर्जी उसे कहते हैं. The loss in the exchange energy which occurs upon pairing the electron, the loss in the exchange energy which occurs upon pairing the electron, the Coulombic repulsion between the spin paired electron. क्लियर हो गया? जाहिर है कि जब आपका Coulombic repulsion है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आपने उसको पेयर करके रखना है एक ही ऑर्बिटल के अंदर, तो द स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन Coulombic repulsion जो है, क्लियर हो गया? For a given dn configuration, the crystal field stabilization energy is the difference in energy between the d electron in an octahedral crystal field and the d electron in a spherical crystal field. ये होता है ये वाला, ये आपका जो है कौन सा हो गया, ये स्फेरिकल है, और दूसरा क्या कह रहा है, इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड आपकी जो है वो ये वाली होगी, ये वाली, और स्फेरिकल आपकी कौन सी होगी, ये वाली जो है. तो सिंप्लीफाई दिस, कंसीडर आर D4 configuration. In a spherical crystal field, the d orbital are degenerate and each of 4 orbital is singly occupied. क्लियर हो गया? In an octahedral crystal field, following equation shows how the crystal field stabilization energy is determined for a high spin mean D4 configuration. हाई स्पिन के अंदर आपका क्या होगा जी, हाई स्पिन में आपके क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर हो जाएगा. तो 3 जो नीचे हैं उसके लिए आपके पास वैल्यू जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की, एक के लिए कितनी है, 0.4, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस होगा, और ऊपर वाला जो 1 है उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, प्लस 0.6 है. ठीक हो गया? तो ये अब आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ गई 1.2,
और ये माइनस में आ जाएगी -1.2 और ये आपकी क्या है 0.6 प्लस के अंदर, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट। और फॉर अ लो स्पिन ये आपकी कौन सी है हाई स्पिन के अंदर, फॉर अ लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन डी फोर्स सिस्टम crystal field stabilization energy consists of two terms. The 4 electron in the T2G orbital give rise to a -1.6 डेल्टा नॉट टर्म। कैसे कि हर एक की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक की वैल्यू आपके पास कितनी है -0.4, उसको 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगी। एंड अ पेयरिंग एनर्जी, अब आप देखें कि हाई स्पिन का जो केस था ना हमारे पास, वहां पे हमारे पास कोई भी पेयर अप नहीं हुआ था, ऐसे ही है। और जो आपका लो स्पिन का केस है, चूंकि डेल्टा वहां पे ज्यादा है तो आपका एक पेयर हो गया था वहां पे। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है उसमें उसकी वैल्यू भी आपने ऐड करनी है जो पेयरिंग एनर्जी के लिए, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर आपके पास आ रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रखने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया, तो वो आपने ये जो -1.6 आपके पास आया है इसके अंदर वो ऐड करनी है, ये जो आपकी पेयरिंग एनर्जी है। क्लियर होगी ये बात? And a pairing energy P must be added to count for the spin pairing of 2 electrons. Now consider a d6 ion. In a spherical crystal, one d orbital contains spin paired electron and each of 4 orbital is singly occupied. अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा इसको वैसे इमेजिन करते हैं कि d6 का सिस्टम है, तो जो हाई स्पिन है उसके अंदर आपको पता है कि आपका 5 है तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि T2G के अंदर आ जाएगा, तो एक पेयर आपका यहाँ पे आएगा। दूसरी साइड पे अगर आप देखें जो आपका है लो स्पिन वाला, तो उसमें चूंकि डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। On going to high आपकी spin, आवाज कट कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही। on going to high spin configuration, अब आ रही है आवाज? बेटा मैंने आप लोगों को कहा कि ये माइक अपने ऑफ कर लें, आप लोगों को असर नहीं हुआ, ना सोबिया हमीद ने किया है, ना हमेरा सदीक का ऑफ है, ना वलीद खान का ऑफ है, ये माइक अपने ऑफ करें। सर मेरा ऑफ ही है, मैंने अभी ऑन किया, ऑफ ही है मेरा। कंटिन्यूसली आपका माइक ऑन है। सोबिया हमीद, सोबिया हमीद, माइक ऑफ करें अपना। सोबिया हमीद, बस आखिरी हाल फिर यही था जो मैंने कर दिया है। सर क्या पता उसके पास आवाज ना जा रही, वो अभी तो कह रही थी कि ना आवाज कट के आ रही है। बेटा आवाज सबके पास आ रही है, उसका अपना नेट का इशू होगा। वलीद खान आप क्यों नहीं माइक ऑफ कर रहे? वलीद खान, जी बेटा, अब हम देखते हैं कि इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड नो चेंज अकर टू द नंबर ऑफ स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कहाँ पे? ये जो आपका है T2G4 और EG2 के अंदर, इसको आपने लोअर वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो आपका है इसको आपने 2 के साथ, क्यों? चूंकि यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास ये आ गई। फॉर अ लो स्पिन D6 कॉन्फ़िगरेशन, the 6th electron in the T2G orbital give rise to a 2, ये जो -2.4 टर्म ये डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी अब ये ऐसे कैलकुलेट होगी। Added to this is a pairing energy term of 2p
which account for the spin pairing associated with the two pair of electron in excess of one in the high spin configuration. फॉलोइंग टेबल, अब समझ आ गई कि उसके अंदर आपने ये जो है ना पेयरिंग एनर्जी पे ऐड कर देनी है. फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑल डीएन कॉन्फ़िगरेशन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ये अब आप देख लें कि हमने जो सिस्टम डिस्कस किया कि हमने कहा कि D4 है, उसके बाद आगे आपका आ जाता है D5, इसमें आपकी ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई, फिर उसके बाद D6 के अंदर ये आ गया और D7 के अंदर आपकी ये वैल्यू आ गई. क्लियर हो गया? ये टेबल है, इससे आप लोग फर्दर देख सकते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन का केस जो है. Two possible spin conditions exist for each of the D4, D5, D6 और D7 electron configuration in an octahedral environment. हमने ये पहले भी डिस्कस किया सुबह के लेक्चर के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ आपका D4 से लेकर D7 के अंदर आपका हाई और लो एग्जिस्ट करता है. The number of possible unpaired electrons correspond to each d electron configuration is shown in following table where HS and LS indicate high spin and low spin respectively. ये जो फर्दर आपका वही टेबल है, आपका ये सिस्टम दिया गया है और इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये कॉमन एग्जांपल्स हैं. ये देखें D6 से लेके आपका कौन सा है, D4 से लेके आपका D7 तक जो है उसके अंदर हाई और लो स्पिन आपका एग्जिस्ट करेगा. बाकी यहाँ पे कोई आपका सिस्टम ये एग्जिस्ट नहीं करता. फॉलोइंग इनइक्वालिटीज शोज द रिक्वायरमेंट फॉर हाई और लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन. के हाई स्पिन के लिए ये हम पहले भी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इनइक्वालिटी होल्ड व्हेन द क्रिस्टल फील्ड इज वीक. ये वाली जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो वो क्रिस्टल फील्ड जो है आपकी वीक, मतलब कि वहाँ पे लिगेंड आपका वीक होगा तो स्पिन आपकी कम होगी. और दूसरी जो है ये आपकी तब आ गई जब आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि डेल्टा जो है उसकी वैल्यू ज्यादा हो. फॉलोइंग फिगर समराइज द प्रेफरेंसेस फॉर लो एंड हाई स्पिन D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये आपका कौन सा गैसियस आयन है. ये आपका अगर हाई स्पिन मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड है लाइक वाटर, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड है तो उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है. ये मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा ये लार्ज है, यहाँ पे स्मॉल है. तो ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 5 आपका यहीं के D5 है तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे. और अगर आपका ये यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी कि T2G के अंदर आ जाएंगे. We can now relate types of ligand with the preference for high or low spin complexes. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि strong field ligands such as cyanide favor the formation of low spin complex. रीजन कि उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, स्पिन उसके अंदर जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी. While weak field ligands such as the halides tend to favor high spin complexes क्योंकि उसमें डेल्टा की वैल्यू कम है आपकी. However, we cannot predict whether high or low spin complexes will be formed unless we have accurate value of delta and pairing energy. On the other hand, with some experimental knowledge in hand, we can make some comparative predictions if we know from magnetic data. अच्छा, ये भी आपका हेल्पफुल होता है कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्नेटिक डाटा, अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो उसका मतलब उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो अगर 1 आ जाती है आपके पास तो ये आपका कौन सा केस होगा कि उसमें आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, तो हाई स्पिन के केस के अंदर एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है. ठीक हो गया. और अगर आपका D1 है तो उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ हाई स्पिन. तो मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डाटा है ये भी हेल्पफुल होता है हमें बताने के लिए कि आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है. बात समझ आ गई? ये the only common spin high spin complex this and this will be low spin complexes. ठीक हो गया. वही बात जो मैंने आपको बताई है
कि उसमें आप देखेंगे कि आपका लिगेंड जो है उसकी नेचर कौन सी है। क्लियर हो गया। और स्प्लिटिंग आपको ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई एंड लो स्पिन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्सेस in case of D4 to D8 system. Also calculate the number of unpaired electron in D9 system for considering copper +2 ion. इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है पेपर में कि ये जो जितना मैंने आपको बताया फिर आपने खुद इसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि D4 to D8 सिस्टम आपका उसमें हाई स्पिन लो स्पिन कौन से होंगे। फिर आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। D9 सिस्टम किसका कंसीडर करेंगे? कॉपर का। क्लियर हो गया। ये अब आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट +3 आयन इन द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। ये आपका वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका सॉरी ये फ्लोराइड है ना एज कम्पेयर टू अमोनिया जो है। ठीक है। तो ये आपका जो है ना लार्ज ये आपका हो गया कम। ठीक है, वीक है। और ये आपका कंपैरेटिवली लार्ज है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे अब आपका कोबाल्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आप देख लें कि काउंट करें कितने हैं। 2 4 2 6। तो यहाँ पे आपका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 5 हर एक के अंदर एक एक गया और एक पेयर हो गया। इस केस में जहाँ पे आपका डेल्टा बहुत ज्यादा है तो 6 के 6 आपके पास क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्या है जी? एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 is proportional to the product of the charge divided by the distance between these between their centers। यानी कि these center इनके दरमियान में जो है वो है ये कूलम्ब लॉ जो है ना। पीछे को वर्ड आया होगा तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब और आपके पास ये है कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसी तरह क्वेश्चन आता है। However, we cannot predict whether a high or low spin complexes will be formed unless we have accurate value of delta, OCT and P। ये पीछे इसी तरह स्टेटमेंट मैंने उठा के लिखी है, फिर उसका ये आंसर दिया है कि उसको कंसीडर करके आपने लिखना है तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। कि सपोज आपका D5 नहीं दिया होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया होगा, ये एक्सप्लेन करना होगा आपने खुद इसको। लाइक उसने कहा कि मैं सपोज करता हूँ कि D5 सिस्टम में if we have the data of mu is equal to 5.9 Bohr magneton, it means there are 5 unpaired electrons which is only possible if delta naught will be small। ये मैंने आपको अभी बताया ना कि D5 सिस्टम आपका है, उसके अंदर आपका जो 5.9 का मतलब ये है कि उसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके उस वक्त आएंगे जब 5 के 5 हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन आपका कब जाएगा? जब डेल्टा नॉट जो है वो स्मॉल होगा। डेल्टा नॉट स्मॉल का मतलब क्या है कि वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। और अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू 1.8 है, 1.8 का मतलब कि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आपका कब होगा? जब आपके पास क्या होगा जी? इफ इट मींस देयर इज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ओनली पॉसिबल इफ डेल्टा विल बी लार्ज। क्लियर हो गया। D5 सिस्टम हमने शुरू के अंदर कंसीडर कर लिया है। तो एक आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होगा? कि जब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। 3 नीचे की तरफ है, ऑर्बिटल हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऊपर तो जा नहीं सकते EG के अंदर, तो नीचे T2G के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाएगा। तो 2 के अंदर आपके पेयर हो जाएंगे, एक के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उसकी वजह से फिर आपके एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो उसकी वैल्यू आपके पास बोहर मैग्नेटन 1.8 होगा। और इस केस में आपकी वैल्यू जहां पे डेल्टा की वैल्यू कम है वो 5.9 बोहर मैग्नेटन हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो वी कैन से दैट द गिवन सिस्टम इज लो स्पिन। समझ आ गई। तो ये अब आपका यहाँ पे जस्टिफाई हो गया जी। अब आगे ये फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाउ टू प्रेडिक्ट द स्पिन स्टेट ऑफ अ गिवन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात मैंने आपको अभी बता दी डिटेल के साथ कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं कि आप वैल्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ये डिफरेंट, आगे शायद एग्जांपल दी हो आपकी कि इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ये सिस्टम आपका दिया है D5 और D6। D5 यहाँ से कोई मैं एग्जांपल ली है और D6 कोई एक यहाँ से कॉम्प्लेक्स ले लिया है।
फॉर मैकेनिज्म प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ पी एंड डेल्टा नॉट, ये आपने प्रेडिक्ट करनी है कि पी और डेल्टा नॉट की वैल्यू आप प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और साथ में डिटरमिन देयर स्पिन स्टेट, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, either the value of spin state observed experimentally match with the predicted by CFT, ये है predicted by CFT और experimentally observed value आपकी spin state की। क्लियर हो गया। तो इसी ये दो एग्जांपल्स मैंने जो यहाँ से ली हैं उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया कि D5 सिस्टम है, उसमें आपके पास ये है, ठीक हो गया। तो इसकी आपको पता होना चाहिए कि पेयरिंग एनर्जी आपके पास इतनी है, डेल्टा उसके अंदर इतना है। स्पिन स्टेट आपकी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली क्या है, हाई स्पिन है, इसको आप प्रिडिक्ट करेंगे बाय स्पिन स्टेट क्रिस्टल फील्ड से, वो भी आपके पास हाई स्पिन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज आपके पास कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होगी, जस्टिफाई होगी। देन आपका क्या होगा कि D6 सिस्टम है, तो D6 के अंदर आपकी ये एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, इसको आप लेंगे, P की वैल्यू ये आपके पास है, डेल्टा की वैल्यू ये है। तो स्पिन स्टेट अगर हम देखें तो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली लो स्पिन है और प्रेडिक्टेड बाय CFT वो भी आपका क्या है, लो स्पिन है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। स्प्लिटिंग और डी ऑर्बिटल एनर्जी इन फील्ड ऑफ अदर सिमेट्री, अब ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अगर आपने सुबह का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसके अंदर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसके अंदर क्रिस्टल फील्ड की जो है ना वो स्प्लिटिंग बताई हुई है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बताई हुई है। कि ये जो है ना, आप देखें कि ये आपका कौन सा है, ये आपका अगर टेट्राहेड्रल है ना तो उसके सॉरी ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो हमारे पास स्क्वायर के ऊपर 4 और एक आपके जी की तरफ होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका जो टेट्राहेड्रल है ना उसके क्या होता है कि क्यूब के अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपका एक एक लिगेंड अटैच होता है। अब ये आप देखें ना, ये आपके पास क्यूब है, ये जो है डॉटेड लाइन वाला क्यूब है। अब एक आपका लिगेंड यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये अल्टरनेट पोजीशन छोड़ी हुई है और उसके अगली पोजीशन पे आपका क्या है, लिगेंड अटैच है। अब इसी तरह दूसरी साइड से अगर आए तो ये देखें कि यहाँ पे आपका लिगेंड नहीं है और यहाँ पे लिगेंड है। अब इस साइड पे अगर आप आ जाए ना कि ये यहाँ पे आपका एक लिगेंड है, तो इस साइड पे लिगेंड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है। तो अल्टरनेट पोजीशन जो होती है ना क्यूब की, उसके ऊपर आपका क्या होगा, लिगेंड अटैच होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से फिर इसका जो ना वो टोटली इफेक्ट आपका उल्टा हो जाता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाई जी और जी एक्स जो है ना, ये फिर उसको वो फेस कर जाते हैं लिगेंड वाले जो है ऑर्बिटल, मेटल के ये ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड को फेस कर रहे होते हैं। तो इसकी एनर्जी जो है इनकी ज्यादा हो जाती है और ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और आपका जो जी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना ये फिर दूर हो जाते हैं, यानी कि ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं आते, तो इनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि इसकी स्प्लिटिंग आपकी ये उल्ट हो जाती है। समझ आ गई। ये वही बात जो सारी हमने सुबह डिस्कस की हुई है। ये देख लें कि इसकी एनर्जी जो है ना ये फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, ये मैंने आपको सुबह जो पॉइंट डिस्कस किए थे कि ये इसी डायग्राम को फिर आगे जाके डिस्कस किया गया है कि ये आपके ये जो है ना ये आपके जो ऑक्टाहेड्रल का केस है, ठीक हो गया। तो इसमें चलिए इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो कंसिडर क्या कर रहा है। हाँ, ये हमने डिस्कस करना है क्योंकि आगे हमने ना वो ऑक्टाहेड्रल से ना स्केप प्लेनर ज्योमेट्री जो है ना वो ड्रा करनी है। फॉर्मेशन ऑफ स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमने ड्रा करना है, बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। There are several differences between the splitting in octahedral and tetrahedral field. एक मिनट है जो मुझे ये कर लेने दो। Not only are the two set of orbital inverted in energy, but also the splitting in the tetrahedral field is much smaller than that produced by an octahedral field. Definite, ठीक है। उसमें क्योंकि लिगेंड आपके कितने हैं, 6 हैं,
और यहाँ पे आपके लिगेंड कितने होंगे, 4 है। तो इसकी वजह से इतना फिर उसके अंदर एनर्जी का फर्क नहीं आएगा। और मैंने सुबह भी आपको कहा था कि जो आपका होगा ना एक्स ये आपका जो है ईजी वाले, वो तो उसको हम ई लिखेंगे, और ई वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो थोड़े से नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक हो गया। और जो आपके हैं टी के जो ऑर्बिटल है वो आपके जो है ब्रेस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा जो है स्ट्रेन नहीं है, रिपल्शन नहीं है। ओके, ये अब आपका आ गया स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। ये 3 ऊपर की तरफ चले गए आपके और 2 आपके नीचे की तरफ आ गए। अब इसमें आप देखें कि ये जो ना यहाँ पे आपकी एनर्जी पॉइंट प्लस पॉइंट के अंदर होगी, और ये आपकी कितनी है, -6 डेल्टा टी आ जाएगा। और ये डेल्टा टी यहाँ पे आपका 0.45, यानी कि अगर आप इसको एनर्जी कंपेयर करें ना, ये वाली एनर्जी हम अगर देखें तो ये वाली जो एनर्जी थी, ये आपके ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर ये आपके जो है ना 2 जो ईजी वाले थे ये ऊपर की तरफ थे, ऐसे ही है कि ये आपके ईजी वाले ऊपर थे और इसकी एनर्जी आपकी कितनी थी, +0.6 थी, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आप देखें ना तो ऊपर आपकी एनर्जी कितनी है, जस्ट +0.18 है कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो इसकी तो एनर्जी फिर बहुत कम आ गई, वहां पे आकी +0.6 थी और यहाँ पे आकी कितनी आ गई, +0.18। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। और इसी तरह आपका यहाँ पे अगर हम देखें, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो -0.4 था, तो ये आपके यहाँ पे दूसरा ना 0.27 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ आ गई ये? यस सर। यस सर। नीचे वाली साइड पे आपका -0.4 है और ऊपर वाली साइड पे +0.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या है कि ये देखें कि इसकी एनर्जी का फर्क आपके पास है कि ऊपर हमारे पास क्या था, +6 था ना, 0.6 था। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू +0.18 है। तो ये जस्ट आपका ब्रेस सेंटर से बिल्कुल इतना से पास होगा, और इसी तरह ये है तो ये आपका इतना सा हो जाएगा, यानी कि उसके कंपैरेटिव अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल के। क्लियर हो गया, समझ आ गई कि नहीं आई ये? फर्स्ट, there are only 4 ligands producing the field rather than the 6 ligands present in the octahedral complexes। ठीक हो गया कि वहां पे चूंकि आपके 6 लिगेंड है और यहाँ पे आपके कितने हैं, टेट्राहेड्रल के केस में 4। सेकंड, none of the d orbital point directly at the ligand in the tetrahedral field। डायरेक्टली नहीं है, वो आपके क्या है, बिटवीन है, ठीक हो गया। बिटवीन की वजह से फिर स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा नहीं होगी। In an octahedral complexes, 2 of the orbital point directly toward the ligand and 3 point between them। जो हमने कहा कि आपके z स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर, ये हमने कहा था कि ये एक्सियल पे आते हैं, और बाकी 3 जो हैं वो हमने कहा था कि नॉन एक्सियल या बिटवीन द एक्सिस आपके आएंगे। As a result, there is a maximum energy splitting effect on the d orbital in an octahedral field. In fact, it can be shown that if identical ligands are present in the complexes and the metal to ligand distances are identical, mean के टेट्राहेड्रल के केस में आपका ये आ जाएगा कितना, 0.45 एज कंपेयर टू आपका ऑक्टाहेड्रल। The result is that there are no low spin tetrahedral complexes because the splitting of the d orbital is not large enough to force electron pairing
इसके केस में हमने ऑक्टाइडल के केस में पढ़ा कि हमारे पास हाई स्पिन और लो स्पिन आते हैं, जबकि आपका जो है टेट्राहेड्रल, इसके केस में आपका लो स्पिन हाई स्पिन का कोई केस नहीं आएगा। उसकी रीजन यही है कि ये जो है ना ब्रेस सेंटर के पास पास आपके दोनों साइड के ऑर्बिटल होंगे, ई के और जी के, टी के, ठीक हो गया। ई के और T2 के जो ऑर्बिटल हैं ये बिल्कुल आपके ब्रेस सेंटर के पास पास होंगे, तो लिहाजा इसके केस में आपके पास कोई भी जो है वो हाई स्पिन और लो स्पिन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Third, because there are only 4 ligands around the metal ion in a tetrahedral field, the energy of all the d orbital is raised less than they are in an octahedral complex. The subscript G do not appear in the subset of orbital. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपका आ जाता है एक इसके अंदर के फॉर्मेशन ऑफ टेट्रागोनल फील्ड, इलोंगेशन, और उसके बाद आपका आ जाना है कंप्रेशन का आ जाएगा ये जो है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपका और केस आना है कि हमने सपोज क्या किया कि जो है ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ली, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेके हम क्या करते हैं कि जो जी स्क्वायर की तरफ आपका कंपोनेंट है ना उसको खींचते हैं, उसको उसकी इलोंगेशन करते हैं, उसको यानी कि हमने उस फील्ड से रिमूव करना है। तो हम एक ये करते हैं कि उसको इलोंगेशन की तरफ करते हैं कि इसको खींच के लंबाई की तरफ लेके जाते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उस मेटल यानी कि उस फील्ड से निकल जाएगा, ये जी का कंपोनेंट, तो ज्योमेट्री आपकी कौन सी हो जाएगी, स्केप प्लेनर, कि उसका जी का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि हम ऐसा करें कि जो आपका जी का कंपोनेंट है ना उसको हम कंप्रेस करें, उनको दबा के इतना लेके आए कि जब आप हम छोड़ें तो उसमें रिपल्शन इतनी हो कि वो उस फील्ड से निकल जाए, तो वो अल्टीमेट आपकी स्केप प्लेनर की ज्योमेट्री आ जाएगी। ये है फॉर्मेशन ऑफ टेट्रागोनल फील्ड, ये हम डिस्कस करते हैं। Suppose we start with an octahedral complex and place the ligand link on the z-axis farther away from the metal ion. As a result, the z-square orbital will experience less repulsion and its energy will decrease, यानी कि जब आप उसको खींचते जा रहे हैं। However, not only do the 5d orbital obey a center of energy rule for the set, but also each subset has a center of energy that would correspond to spherical symmetry for that subset. Conservation of energy का वो बात करेगा। Therefore, if the dz square orbital is reduced in energy, हमने तो dz square को बात कर रहे हैं ना कि z का कंपोनेंट हम elongation की तरफ लेके जाते हैं। The x square y square orbital must increase in energy to correspond to an overall energy change of 0 for the EG subset. The x, z and y z orbital have a z component to their direction. क्लियर हो गया कि आपके पास जो नीचे वाली साइड पे है, ये जरा यहाँ पे देखें कि आपके पास जो नीचे वाली साइड पे ये जो आपका z का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड है ना, इसकी जो बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे दो डेवलप हो जाने। एक आपका ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री जो कि एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर, एक आपका जो है वो यहाँ पे होगा। तो जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो एक यहाँ पे सेंटर ऑफ एनर्जी या सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही क्लास? यस सर आ रही है। Okay, the d, x, z and y z orbital have a z component to their direction. They project between the axes in such a way that the moving ligand on the z axis further from the metal ion reduces the repulsion of these orbital. As a result, the x, z and y z orbital have lower energy, क्योंकि अब ये z का component हम दूर लेके जा रहे हैं ना, तो उसकी एनर्जी फिर आपकी डाउन होगी, which means that the xy orbital has higher energy in order to preserve the center of energy to for the T2g orbital. ये जो यहाँ पे शो किया गया ये वाला, ठीक हो गया।
हमने कहा कि जी को हम ले गए आपकी फील्ड से बाहर ही, जब फील्ड से बाहर ले गए तो उसकी रिपल्शन कम होगी, जब रिपल्शन कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो जहां जहां पे आपका जी का कंपोनेंट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो ये आपका वाई जी और एक्स जी जो है ना ये एनर्जी के अंदर कम हो गए और ये आपका जी के एनर्जी के अंदर कम हो गया। तो अब जो लिगेंड को आपके ऑर्बिटल मेटल के फेस कर रही है ना वो एक्स वाई के हैं, तो एक्स वाई की फिर क्या होगा कि एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंजर्व करनी है हमने एनर्जी सिस्टम की, कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके सिस्टम की सेम रहनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर एनर्जी सेम नहीं है तो ये तो आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो उसके अगेंस्ट है। ओके, अब ये हो गया द रिजल्ट इज अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल दैट आर अरेंज्ड एज शोन इन द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बता दिया। with a metal to ligand bond length being greater in the z direction, the field is now known as tetragonal field with z elongation। कि हमने क्या किया कि मेटल टू लिगेंड जो z की डायरेक्शन पे था आपका बॉन्ड उसको हमने इलोंगेटेड कर दिया और इतना इलोंगेशन की तरफ लेके कि वो अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर आ ही नहीं रहा, तो अब हम उसे क्या कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या हम भी कह देते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है अब ये हमारे पास आ गई है कौन सी टेट्रागोनल। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहां पे हमने कंप्रेशन करनी है। कंप्रेशन कौन सी? जी की। ठीक है, जी को दोनों साइडों से पकड़ के दबा दें। If the ligand on the z axis are forced closer to the metal ion to produce a tetragonal field with z compression, the two set of d orbitals shown above are inverted। ठीक है, ये जो है ना ये इन्वर्ट हो जाएंगे आपके। Following figure show the d orbital in this type of field। ये है आपका ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे अब आपका इस सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर एक्स वाई ऊपर की तरफ था और वाई जी जी एक्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे देख लें कि ये उल्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अब आपका एक्स वाई वाई स्केयर ऊपर था, जी स्केयर आपका नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये उल्ट हो गया। समझ आ गई? ये है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसका हमने रिमूव किया ये एक्सियल वाला, ये हम रिमूव कर रहे हैं यानी कि इलोंगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। समझ आ गई ये बात? और ये अब आप इसके रिजल्ट में फिर वो कहता है फॉलोइंग फिगर कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, के इसके ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये बिल्कुल ये अपोजिट की तरफ चला जाता है। And tetrahedral field. Remember the subscript G, the center, the symmetry label is not needed in the tetrahedral case। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। Since delta T is significantly smaller than delta OC, tetrahedral complexes are high spin। क्लियर हो गया कि tetrahedral complexes हमेशा आपके कौन से होंगे फिर हाई स्पिन, क्योंकि उनके अंदर डिस्टेंस आपका कम है। पांचों के पांचों आपके ऑर्बिटल जो है वो ऑलवेज डीजनरेट होंगे। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? ऑल्सो सिंस स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नीडेड फॉर एन टी जो है ई से T2 की तरफ ट्रांजिशन के लिए इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, देन फॉर एन T2G2 EG ट्रांजिशन यानी कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। corresponding to octahedral and tetrahedral complexes often have different colors। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे आपकी एनर्जी की अमाउंट चेंज हो रही है, जब एनर्जी की अमाउंट चेंज हो रही है तो डेल्टा चेंज हो रहा है, डेल्टा चेंज होगा तो ट्रांजिशन चेंज हो जाएंगे, जब ट्रांजिशन चेंज हो जाएगी तो कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर आपका डिफरेंट ट्रांजिशन की वजह से होता है। अब केमिकल एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन caused by the absorption and emission of energy, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई उसने कुछ अब्जॉर्ब की बाकी इमिट कर दी, तो एमिशन के केस में हाई एनर्जी लेवल आपका आएगा, तो लो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आपका जाएगा एमिशन के केस में। और अगर आपकी अब्जॉर्प्शन होती है तो अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि हाई एनर्जी लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूवमेंट आपके। फॉर एग्जांपल टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द E to T2 level in a tetrahedral complexes, the notation should be E से T2 की तरफ। क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। जी, ये जो बात है
ये मैंने आपको पीछे जो एक्सप्लेन किया ना सारी एनर्जी की, वो वही है ये कि आपके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे और उनकी वैल्यू जो है ना वो आपकी एनर्जी की ये हो जाएगी इन केस ऑफ क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। ये जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं पीछे एक्सप्लेन सारा कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, ये पीछे यहाँ पे आएगा, आपको मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो चीज है ना, तो ये बच्चों से भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मैंने फिर ना इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया था कि इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये मैंने आपको अभी बताया कि आपने क्या करना है, रिमूवल ऑफ एक्सियल लिगेंड, ये आपका जी का कंपोनेंट, इसको आपने रिमूव करना है। ये अब आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखें कि ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बोथ आपका ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड जो है आर रिमूव स्लाइटली अवे फ्रॉम मेटल, कि इस मेटल की फील्ड से आप इनको, ये दो लिगेंड है, इनको आप हटाएं, यानी कि इनको ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि इसको इतना दूर ले के चले जाएंगे कि ये आपकी मेटल की फील्ड से निकल जाए। तो बोथ LA लिगेंड्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड, जब कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाएंगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये आपकी जो है ना इलोंगेटेड या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, या इसको हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहते हैं। अब ये आपके पास दूसरा केस है। अच्छा, ये अब डिफरेंट ज्योमेट्रीज बताई गई हैं और उनके अंदर जो है ना वो सेपरेटिंग बताई गई है। हमने जो डिस्कस की है वो आपका ये ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा हमने जो है ना वो टेट्रागोनल के अंदर देखी है। ठीक है, ये अब आपके स्क्वायर प्लेनर की आगे आएगी, ये डिफरेंट, और ये इनका जो है ना ये ब्रेस सेंटर है, ये आपकी अमाउंट है एनर्जी के ऊपर की तरफ आई है, नीचे की तरफ ब्रेस सेंटर से। अब आगे आ जाता है स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें से कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो बताएं। सर आप कह रहे हैं कि ना इनकी एनर्जी सेम रहेगी, अगर हम उसको रिमूव करते हैं या उसकी एलोंगेशन करते हैं जी कंपोनेंट की, तो फिर एनर्जी कैसे मैंने सेम सिस्टम रहेगी? की बात की है कि सिस्टम की एनर्जी कम जो है ना वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, क्योंकि जी जी। अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो बाकी आपका जो एक्स वाई जो है ना वो ऊपर ज्यादा चला जाता है। जी जी को जी। हम जी को निकालते हैं ना, अभी जी मैंने सर। आपको डायग्राम भी दिखाई है, जब जी को हम निकालते हैं तो जी की एनर्जी नीचे की तरफ आ जाती है और एक्स वाई आपका ऊपर की तरफ चला जाता है, और अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल आपका उल्ट वाला केस हो जाता है। ओके सर, ओके। ठीक है, सिस्टम की यस सर। एनर्जी आपकी टोटली जो है ना वो रिजर्व रहेगी। ओके। अब आप दूसरा स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड की तरफ जाते हैं हम लोग कि अभी हमने क्या किया कि इसको इलोंगेशन की तरफ लेके गया, ये वाला जो है इसको इलोंगेशन की तरफ किया। अब अगर हम इसको क्या करें, कंप्रेस करते हैं, ठीक हो गया, ये सारी आपकी जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल से जो सारी फॉर्मेशन बताई हुई है। अब अगर हम क्या इसको करें, कंप्रेशन की तरफ लेके जाएं, ठीक है, ये आपका कौन सा केस आ गया, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, तो ये आपकी आ गई ना, ये वाली ज्योमेट्री आ गई। फिर उसके बाद आ गया इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वो भी मैंने आपको बता दी कि ये यहाँ पे अब आके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक हो गया, तो स्प्लिटिंग और डी ऑर्बिटल फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये सारी मैंने आपको बता दी कि फॉर्मेशन कैसे है स्टेप बाय स्टेप। आपका पहले रेगुलर ऑक्टाहेड्रल आ गया, फिर उसके बाद उसमें इलोंगेटेड आ गया, देन उसके बाद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, और अब इसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो आपका स्क्वायर प्लेनर का है। तो यहाँ तक काफी है। यस सर। बहुत है। यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो बताएं।
ये हमारा सदीक आपका इशू क्या, आप कंटिन्यूसली जो ना वो अपना माइक ऑन रखती हो? नहीं सर, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन किया, मेरा तो ऑफ ये था। देखे ना कि आप लोगों ने माइक ऑन किया है तो इसके साथ ही जो ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।